Chapters 429 Shadow Crow, 430 White Bone Chariot, 431 Changshan Yin's Death, 432 Human Skin Goo Chapter Start। दोनों अस सनफ्लावर के समुंदर को सेफ एंड साउंड पार कर गए। गेयाओ ने पीछे मुड़कर देखा, एक गहरी सांस ली और उसके दिल को आखिरकार सुकून मिला। यकीन नहीं होता कि हमने भूत चेहरे वाले सनफ्लावर्स का समुंदर इतनी आसानी से पार कर लिया। अपने होश में आने के बाद अस लड़की ने अपने आसपास घास के पुतलों को देखा। ए फ्लैट बस कुछ दर्जन पुतले ही बचे थे जो उनके चारों तरफ एक कमजोर सा सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। गेयाओ ने अपनी जिंदगी में ऐसा गू कभी नहीं देखा था। ये उसके लिए इन्हें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था। ये गू, भले ही इनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, सबसे बड़ा फायदा इन्हें बाली का बकरा बनाने में है। चांगशन यिन सच में पूरी तैयारी के साथ आया था। ऐसा सोचते हुए अस लड़की की नजर उस आदमी पर गई जो उसके साथ था। वो फैंग युआन के साथ जितना वक्त बिता रही थी, उसकी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ रही थी और उसके बारे में और जानने का उसका इरादा और भी पक्का होता जा रहा था। आखिर यह कैसा इंसान? जरील ग्रासलैंड में घुसकर इसका मोटिव क्या है? चांगशन येन, ये नाम कितना जाना पहचाना लग रहा है, मैंने पहले कहीं सुना है। आह! लड़की का चेहरा लाल हो गया। जब वो सनफ्लावर समुंदर पार कर रहे थे, फैंग युआन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो भूतिया चीखें और डरावने चेहरे देखकर वो इतना डर गई थी कि वो फैंग युआन के और करीब आ गई और लगभग उसकी बाहों से लिपट गई थी, पर उससे इसका एहसास ही नहीं हुआ। गेयाओ ने झट से फैंग युआन की बांह छोड़ी और उसका हाथ अपने हाथ से अलग किया। जब वो एक सेफ डिस्टेंस पर चली गई, टैब फैंग युआन धीरे से रुका और अन सनफ्लावर्स को देखने लगा। ये गोस्ट क्राई गू और घोस्ट फेस गू काफी आचे गू हैं, लेकिन मेरे पास इन्हें पकड़ने के लिए जरूरी स्पेशल गू वॉर्म्स नहीं हैं। जंगली गू वॉर्म्स को पकड़ने के लिए खास तरीके लगते हैं। ये दोनों गू सोल पात के तो इन्हें पकड़ने वाले गू और भी अजीब होते हैं। ए फ्लैट टाइम आ गया है। फैंग युआन की नजर एकदम आगे फिक्स हो गई। उसने अपने हल्के से अफसोस को पीछे छोड़ा और अपनी नजर अपने कंधे पर बैठे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू पर डाली। इमॉर्टल गू की ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उन्हें मॉर्टल अपर्चर में स्टोर नहीं किया जा सकता। स्प्रिंग ऑटम सकाडा तो अपनी कमजोर हालत की वजह से जैसे तैसे अपर्चर में रह पाती थी। भले ही फैंग युआन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को अपने कंधों पर शांत रहने का ऑर्डर दे देता, इमॉर्टल गू की ऑरा फिर भी लीक होती और अगर किसी गू इमॉर्टल ने इससे सेंस कर लिया तो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाता। लेकिन शुक्र है फैंग युआन के पास इसका इलाज था। उसने ब्राइट पर्ल गू निकला। जाओ। उसने अपनी प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट की और ब्राइट पर्ल गू एक हल्की सफेद रोशनी में बदल गया और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के शरीर पर तैरते हुए उससे पूरी तरह से ढक लिया। ब्राइट पर्ल गू एक रैंक 4 स्टोरेज टाइप गू है, जिसका यूज गू वॉर्म्स को सील करके गहरी नींद में भेजना होता है ताकि उन्हें आसानी से स्टोर किया जा सके। फैंग युआन ने अपनी लगभग सारी प्राइमेवल एसेंस खर्च कर दी, तब जाकर वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को सील कर पाया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू एक जड़े तितली जैसा लग रहा था जो एक मुट्ठी भर बड़े मोती में सील हो गया था। लेकिन वो एक इमॉर्टल गू था, उसकी ऑरा अभी भी मोती से बाहर लीक हो रही थी। बस अब वो काफी कमजोर हो गई थी। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ, ये तो बस पहला स्टेप था। आगे का सफर काफी स्मूथ था। शायद इस सनफ्लावर समुंदर की वजह से एक भी पॉइजन बियर्ड वुल्फ नहीं दिखा। दोनों और गहराई में जाते रहे, जैसे जैसे जहरीला कोहरा घना होता गया, यहां तक कि हवा में साफ साफ पर्पल धुंध दिखने लगी थी। जब दोनों खांसने लगते, वो रुक जाते और अपने अपने गू वॉर्म्स निकालकर अपने अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स को साफ करते। वो ग्रासलैंड में जितना अंदर जाते, कोहरा उतना ही घना होता जाता और उन दोनों को उतनी ही बार रुकना पड़ता। गेयाओ जो इतनी चुलबुली और एक्टिव थी, वो भी अब शांत रहने लगी थी ताकि जहरीले कोहरे में ज्यादा सांस ना ले। आखिरकार पर्पल कोहरे ने उनकी विजन को धुंधला करना शुरू कर दिया। और कितना अंदर जाना है? गेयाओ आखिरकार पूछ ही बैठी। पॉइजन ग्रासलैंड का सबसे गहरा हिस्सा जीते जागते प्राणियों के लिए एक फॉरबिडन एरिया था। जितना अंदर जाओ, जंगली जानवर उतने ही ताकतवर मिलते। कई एक्सपर्ट्स जो यहां एक्सप्लोर करने आए थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, कोई वापस नहीं लौटा। उनमें रैंक 3 पीक स्टेज के एक्सपर्ट्स और रैंक 4 वाले भी। बस पहुंचने वाले हैं। फैंग युआन ने सीधा सा जवाब दिया और धीरे चलने लगा और फिर रुक गया। पहुंच गए क्या? यही है वो जगह? गेयाओ ने खुशी से पूछो। फैंग युआन ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे झुका और अजीब दिखने वाली जहरीली झाड़ियों को हटाया तो झाड़ियों में छिपा एक छेड़ सामने आ गया। ये छेड़ एक बड़े कटोरे के साइज का था, उसके किनारे एकदम चिकने थे।
छेड़ के अंदर घना अंधेरा था। गे याओ ने यह देखा तो उसकी एड़ी उस छेड़ पर टिक गई और वो जोर से सांस लेने लगी। यह तो अर्थ स्पाइक रथ का बनाया हुआ छेड़ है। वो हजारों, यहां तक कि लाखों की तादाद में एक साथ रहते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर। वो GHAS के नीचे जमीन में रहते हैं। जैसे ही जमीन पर कोई वाइब्रेशन होती है, वो नीचे से अटैक कर देते हैं। उनके सर स्टील के कीलों जैसे होते हैं, एक बार शूट हुए तो किसी के भी पैर के आर पार हो सकते हैं। घोड़े के खुर भी छिड़ जाते हैं। हम अब आगे नहीं जा सकते। अगर हम घिर गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम अनंत चूहों में डूब जाएंगे। रास्ते में हमें एक भी पॉइजन बियर्ड वुल्फ नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि इस इलाके के मालिक अर्थ स्पाइक रैट्स हैं। क्या पता अर्थ स्पाइक रैट किंग एक मिरियड बीस्ट किंग हो। अस लड़की ने बचपन से ग्रासलैंड में जिंदगी गुजारी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अर्थ स्पाइक रैट्स कितने ताकतवर होते हैं। नहीं, मेरी मंजिल और आगे है। फैंग युआन उठ खड़ा हुआ। चैंग शान यिन, हद से ज्यादा हिम्मत मौत को दावत देना है। तुम इसके ऊपर से चल कर नहीं जा सकते। असल में बस कुछ कदम में ही तुम पर चूहों का अटैक हो जाएगा। गे याओ ने जल्दी से समझाया। लेकिन फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। ये किसने कहा कि मैं चल कर जाऊंगा? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी पीठ पर काले पंख उगाए। ये गे याओ की एड़ फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फैंग युआन ने उससे गोद में उठा लिया था। लड़की की चीख निकल गई। फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन से ऊपर उठ गया। गे याओ को लगा जैसे उसका दिल गले में अटक गया है। हवा उसके कानों से टकरा रही थी और उससे लगा जैसे वो बादलों में तैर रही है। उसके पैर जमीन को छू नहीं पा रहे थे, इसलिए उसने अनजाने में फैंग युआन की गर्दन पकड़ ली। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आया और वो फैंग युआन की बाहों में जोर से हंसने लगी। चांग शनयिन, सोचा नहीं था कि तुम उड़ भी सकते हो। पापा के पास एक फ्लाइंग क्लाउड गू है। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे आसमान में खेलने ले जाते थे। साई, अफसोस की फ्लाइंग क्लाउड गू एक रैंक 4 गू है, मेन यूज इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर अगर कर भी पाती तो पापा कभी अलाउ नहीं करते। उन्हें डर लगता कि मैं आसमान से गिर जाऊंगी। गे याओ ने पुरानी बातें याद की। फिर क्यूरियोसिटी से पूछो, चांग शनयिन, ये कौन सा फ्लाइंग गू है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फैंग युआन ने जवाब नहीं दिया। लड़की ने हार नहीं मानी। ये रैंक 3 ईगल विंग्स गू है क्या? ऐसी स्पीड और एल्टीट्यूड तो ईगल विंग्स गू जैसी ही है, पर यह वैसा दिख तो नहीं रहा। फैंग युआन ने आह भरी। तुम बहुत सवाल पूछती हो। मुझसे बेकार के सवाल पूछने से बेहतर है कि तुम अपना ध्यान सामने आ रहे शैडो क्रोज पर लगाओ। शैडो क्रो? लड़की को होश आया। उसने सामने देखा कि 3 शैडो क्रोज चुपचाप उनकी तरफ उड़कर आ रहे हैं। शैडो क्रोज एक चील जितने बड़े थी। उनके शरीर काले थे और वो बिना आवाज किए चलते थे। इस धुंध भरे जहरीले ग्रासलैंड में वो और भी ज्यादा छुपे हुए थे। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। चांग शनयिन, तुम्हारी फ्लाइंग टेक्निक कितनी अच्छी है? अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो चलो नीचे उतरकर ग्रासलैंड पर डिफेंड करते हैं। फिक्र मत करो। फैंग युआन की आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मैंने तुम्हें उठाया हुआ है, मेन अटैक नहीं कर सकता। ए फ्लैट आगे, सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा स्पाइरल वाटर एरो कितना एक्यूरेट है। क्या? आह! लड़की अभी उसकी बात समझी भी नहीं थी कि फैंग युआन ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और अन 3 शैडो क्रोस की तरफ चार्ज कर दिया। फैंग युआन ने अपने एक्शन से गे याओ को जवाब दिया। ये तो पागलपन है। उसने भागने का सोचा ही नहीं, बल्कि इन 3 शैडो क्रोस को मारना चाहता है। गे याओ शॉक थी। घबराहट में उसने डू वाटर एरोज छोड़ दिए। लेकिन अनडू वाटर एरोज में से एक तो पूरी तरह मिस हो गया, जबकि दूसरा शैडो क्रो के पंख को छूकर निकल गया। बहुत धीरे, फिर से। फैंग युआन ने एक परफेक्ट टर्न लिया और पंख फड़फड़ाते हुए फिर से शैडो क्रोस की तरफ बढ़ा। क्या? अरे रुको, उनसे मत लेडो। हम जमीन पर नहीं हैं, हमारे दुश्मन शैडो क्रोज हैं जो अपनी स्पीड के लिए मशहूर हैं। गे याओ चिल्लाई। 2 इंसान और 3 परिंदे हवा में एक दूसरे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो करीब आते गए, गे याओ देख सकती थी कि एक शैडो क्रो उसकी ऊँगों में तेजी से बड़ा होता जा रहा है। जैसे ही वो पास आए, शैडो क्रो ने अपने खंजर जैसे तेज पंजे निकले। ये देखकर कि तेज पंजा उससे लगने ही वाला है, गे याओ का शरीर डर से ठंडा पड़ गया। उसकी उंगलियां और पैर सख्त हो गए और वो हिल नहीं पाए। हम टकराने वाले हैं, मैं मरने वाली हूं। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, फैंग युआन ने अपने पंख बैंड कर लिए और वो तेजी से नीचे गिरे, शैडो क्रो के पंजे से बाल बाल बचते हुए। फिर
उसने अपने पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए, एक जिगजैग टर्न लेते हुए ऊपर उड़ा और शैडो क्रो के पीछे लग गया। जल्दी फायर करो, फैंग युआन चिल्लाया। गे याओ का शरीर उसकी आवाज सुनकर रिएक्ट किया और उसने अनजाने में एक स्पाइरल वाटर एरो छोड़ दिया। फैंग युआन की फ्लाइंग टेक्निक इतनी कमाल की थी कि वो सीधा शैडो क्रो के पीछे उड़ गया। उसकी पीठ पूरी तरह से गे याओ के सामने एक्सपोज हो गई थी। स्पाइरल वाटर एरो ने शैडो क्रो को जा मारा, उसके शरीर के आर पार होते हुए खून की एक धार निकल गई। शैडो क्रो वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया, एक कटी पतंग की तरह। वो एक जोरदार थंप के साथ जमीन पर जा गिरा। ग्रासलैंड एक पल के लिए शांत हो गया, फिर जमीन कांपने लगी, जैसे हाई अनगिनत अर्थ स्पाइक रैट्स जमीन के नीचे से ऊपर आ गए। अस शैडो क्रो की लाश को फौरन टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और जमीन पर बने छेदों में एक एक करके खींचा गया। बड़ा सा शैडो क्रो एक पल में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया खून का एक तालाब और कुछ छोटे छोटे आंत के टुकड़े। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। अगर वो सच में गिर जाती तो यूस्पा तुरंत अर्थ स्पाइक रैट्स का अटैक हो जाता, वो पक्का मर जाती। क्या सोच रही हो? उन्हें मारो, फैंग युआन ने डांटा। लड़की के ख्यालों को तोड़ते हुए उसने जल्दी से अटैक किया, 10 से ज्यादा एरोस छोड़कर अंडू शैडो क्रोस को मार गिराया। दोनों शैडो क्रोस जमीन पर गिरे और तुरंत अर्थ स्पाइक रैट्स ने उन्हें उठा लिया। गे याओ ये देखते हुए उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तुम्हारी एक्यूरेसी एकदम बेकार है, जल्दी से प्राइमीवल स्टोन्स इस्तेमाल करके अपनी प्राइमीवल एसेंस रिकवर करो। जैसे हाईफैंग युआन ने डांटा, गे याओ ने एक प्राइमीवल स्टोन निकला, लेकिन घबराहट में यह प्राइमीवल स्टोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बेवकूफ कहीं की। सॉरी, लड़की ने रोते हुए टोन में माफी मांगी। फोकस करो, शांत हो जाओ, अपनी यूजुअल एबिलिटी दिखाओ। आगे बहुत सारे शैडो क्रोज आने वाले हैं, मुझे तुम पर डिपेंड करना पड़ेगा। फैंग युआन की आवाज थोड़ी नरम हो गई। हाँ। गे याओ ने लगातार सर हिलाया। फैंग युआन के तसल्ली देने के बाद उसका दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया। चैप्टर 430 व्हाइट बोन चैरियट। 1 घंटे बाद फैंग युआन गे याओ को उठाए हुए सेफ तरीके से जमीन पर उतरा। गे याओ के पैर कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला था और जमीन पर वापस आने के बाद उससे अपनी सांस संभालनी पड़ी। वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। उड़ने के दौरान उसने कम से कम 100 शैडो क्रोज को मारा था। उससे लगा था कि वो प्रोसेस के दौरान मौत के दरवाजे पर जद्दोजहद कर रही है। उड़ने के प्रोसेस में वो बहुत बड़े खतरे में थे। शैडो क्रोज के कई वेव्स के हमले झेल रहे थे और यहां तक कि अर्थ स्पाइक रैट्स का अटैक भी अट्रैक्ट कर लिया था। आसमान में न सिर्फ अनंत शैडो क्रोज थी, बल्कि जमीन से भी कई बार अनगिनत अर्थ स्पाइक्स शूट हो रहे थे। ये सच में एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी। फैंग युआन ने अपने पंख फैलाए, मुड़ा और घुमा, चक्कर काटे, नीचे डाइव किया और ऐसे अटैक्स के बीच आसमान में ऊपर उठा। नामुमकिन मौके ढूंढते हुए उसने अटैक्स की बारिश से निकलने का रास्ता बना ही लिया। मैं सच में इतने सारे दुश्मनों का सामना करके बच गई? जमीन पर उतरने के बाद ये गे याओ का पहला ख्याल था। एक कठिनाई से बचने की राहत, एक अजीब सी खुशी का एहसास और सिचुएशन को याद करके बाद में आने वाला डर। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद गे याओ ने फैंग युआन को एक अजीब एक्सप्रेशन से देखा, जो अपने शरीर के घावों को ठीक कर रहा था। भले ही लड़की अनजान थी, ऐसे एक्सपीरियंस के बाद वो जान गई थी कि फैंग युआन फ्लाइंग में एक महान एक्सपर्ट था। और तो और गे याओ ग्रासलैंड की कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पिता एक ट्राइब के लीडर थे। अपनी पूरी जिंदगी उस पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा था। उसके हराइजन्स फैले हुए थे और वो अपने हम उम्र लोगों से कहीं ज्यादा जानती थी। मेरे सामने जो आदमी है, उसके पास इतनी स्किल फ्लाइंग टेक्निक्स हैं। वो कितना स्ट्रांग है। उसके उस स्ट्रॉन्ग शरीर के अंदर क्या एक उड़ने वाले बाज की आत्मा है? ऐसी फ्लाइंग टेक्निक तो लाइटनिंग, डोंग पोकॉन्ग, वाटर इमॉर्टल, सॉन्ग किंग यिन और ग्रीन बैट, वो ये से टक्कर ले सकती है। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की फर्स्ट रेट फ्लाइंग टेक्निक है। चैंग शान यिन, आखिर तुम हो कौन? फैंग युआन ने जल्दी से अपने घाव ठीक कर लिए। एक तूफान जैसे अटैक का सामना करते हुए भले ही उसकी फ्लाइंग टेक्निक टॉप टियर थी, वो कभी कभी मार खाने से बच नहीं सका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रैंक 4 बोन विंग्स गू का नॉर्दर्न प्लेन्स में सिर्फ रैंक 3 जैसा ही असर था। साथ ही वो एक इंसान को उठाए हुए था। वजन बढ़ने से उसकी फुर्ती पर असर पड़ा, लेकिन गे याओ की मदद से फायदा नुकसान से ज्यादा था। अगर उसने वाटर एरो और वाटर ड्रैगन से क्रो ग्रुप्स को नहीं मारा होता, या अगर उसने वाटर आर्मर से हमें डिफेंड नहीं किया होता, तो मेरी प्राइमेवल एसेंस शायद काफी नहीं होती। फैंग युआन ने सोचा।
सदर्न बॉर्डर का गू मास्टर होने के नाते जब मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में हूं, मेरी कल्टिवेशन दब जाएगी, लेकिन शुक्र है जैसे जैसे वक्त बीतेगा और मैं धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स में असिमुलेट हो जाऊंगा, यह सप्रेशन कम हो जाएगी। इंसान सभी प्राणियों की आत्मा है, उनके पास एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने की बहुत अच्छी एडेप्टेबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स, जब फैंग युआन पूरी तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर में मिक्स हो जाएगा और उसकी कल्टीवेशन नॉर्मल हो जाएगी, जब वो सदर्न बॉर्डर वापस लौटेगा तो उसे फिर से सप्रेशन का सामना करना पड़ेगा और फिर से अडैप्ट और असिमुलेट करना होगा। इंसान एनवायरनमेंट के अनुसार ढल सकता है, लेकिन गू वॉर्म्स नहीं। सदर्न बॉर्डर के गू वॉर्म्स पर लगातार सप्रेशन रहेगा। मेरे सारे गू वॉर्म्स अभी भी यूटीएनआई हाई प्राइमेवल एसेंस खर्च करते हैं, लेकिन उनका उस बहुत कम हो गया है। सदर्न बॉर्डर के रैंक 4 गू वॉर्म्स यहां नॉर्दर्न प्लेन्स के रैंक 3 गू वॉर्म्स से भी कमजोर हैं। लेकिन अगर वो गे याओ को मार देता तो उसके गू वॉर्म्स मिलने का चांस बहुत ही कम था। उससे इस तरह इस्तेमाल करके ही इस रैंक 3 मिडल स्टेज गू मास्टर की कीमत पूरी तरह से वसूल हो सकती है। अगर गे याओ नहीं होती तो मैं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। भले ही उसके गू वॉर्म्स अच्छे हैं, मेरे पास उन्हें लेने का कोई तरीका नहीं है। यह सदर्न बॉर्डर के गू वॉर्म्स, मुझे इन्हें बदलना होगा। उनकी बैटल स्ट्रेंथ के अलावा ये मेरी आइडेंटिटी छुपाने में सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं। मुझे उस बैटलफील्ड तक पहुंचना ही होगा। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी और ब्राइट पर्ल गू निकला। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू इस ब्राइट पर्ल गू के अंदर सील था, एक खूबसूरत अंबर जैसा। गे याओ के सामने फैंग युआन ने बेझिझक ब्राइट पर्ल गू निकला। डस्टी गू एक कोकून जैसा था, उसका शरीर गहरा ग्रे था और सैंडपेपर जैसा फील होता था। फैंग युआन ने प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट की और डस्टी गू हल्के से फट गया, एक ग्रे धुएं के बादल में बदल गया। ग्रे डूम ब्राइट पर्ल गू की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे उसमें जान हो। पहले चमकने वाला ब्राइट पर्ल गू इस धूल की परत से ढक गया और धुंधला हो गया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की ऑरा एक बार फिर कम हो गई। ये एक धूल भरा मोती बन गया। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में जब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंचा था और पांचों रीजन्स में केओटिक बैटल शुरू करवाई थी, कुछ गू मास्टर्स दूसरे रीजन्स में लड़ने के लिए घुस गए थे और अपनी आइडेंटिटी छुपाने और ऑरा दबाने के लिए उन्होंने ये तरीका बनाया था। ये क्या कर रहे हो? गे याओ ने क्यूरियोसिटी से पूछो। फैंग युआन ने उससे जवाब नहीं दिया। उसने धुंधले मोती को अपनी जेब में रखा और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। दोनों आगे बढ़ते रहे। हवा में जहरीला कोहरा और घना होता गया। घने पर्पल कोहरे ने उनकी विजन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दोनों को और ज्यादा बार रुकना पड़ता था, गू वॉर्म्स इस्तेमाल करके अपने अंदर का जहर साफ करने के लिए। क्रैक! एक तीखी आवाज उनके पैरों के नीचे से आई, जैसे वो किसी टहनी पर चढ़ गए हो। गे याओ ने शक से अपनी नजर उस तरफ डाली, फिर चीखकर एक खरगोश की तरह पीछे कूद गई। वाई, यहां इंसान की खोपड़ी क्या कर रही है? उसने कांपती आवाज में कहा। क्योंकि ये एक बैटलफील्ड है। फैंग युआन उसके आगे चला, बिना पीछे मुड़े बल्कि और तेजी से चलने लगा। बैटलफील्ड? अरे रुको, इतनी तेजी से मत जाओ। गे याओ ने जल्दी से फैंग युआन का पीछा किया। वो जितना आगे चलती, यूटीएनआई हाई शॉक्ड होती। पहले घना पर्पल कोहरा उसकी विजन को ढके हुए था, लेकिन अब जब वो पास आई तो वो सड़ते हुए ग्रासलैंड पर कई कंकाल देख सकती थी, इंसानों और भेड़ियों दोनों के। जमीन में गहरी खायां और गद्देदार, साफ था कि यहां एक भयानक लड़ाई हुई थी। इतने सारे लोग मारे, यहां ऐसी लड़ाई किसने की? लेकिन खाइयों और गैदों में अब जहरीले घास उग चुके हैं। दूसरे निशानों को देखकर लगता है ये लड़ाई कम से कम 20 साल पहले हुई थी। गे याओ फैंग युआन के पीछे थी। यूज लगातार कुछ ढूंढते देख, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो, वो समझ गई। तो चांग शन यिन का इस जहरील ग्रासलैंड में आने का मकसद ये बैटलफील्ड है। वो क्या ढूंढ रहा है? रुको, 20 साल पहले पॉइजन ग्रासलैंड में सच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। पापा ने इस बारे में किसी से बात की थी, मैं उस वक्त उनके पास ही थी। एक याद गे याओ के दिमाग में गहराई से उभरी। उस वक्त गे याओ अभी छोटी थी, वो सिर्फ 4 या 5 साल की थी। उसके पापा ने एक आदरणीय मेहमान को बुलाया था और उससे अपने साथ ले गए थे। टेंट में बड़े लोग ग्रासलैंड के हीरोज के बारे में बात कर रहे थे। वैसे चांग ट्राइब में एक कमाल का इंसान है। तुम्हारा मतलब वुल्फ किंग से है? हाँ, वही। ये आदमी एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है जिससे चांग ट्राइब ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। वो हवा की तरह चलता था और बारिश की तरह अटैक करता था। वो अपनी मर्जी से अपने बैटल फॉर्मेशंस बदल सकता था। उसके पास बहुत कमाल की काबिलियत थी। सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक नेक इंसान है। वो अपनी माँ के लिए बहुत फिलियल है।
इस बार क्योंकि उसकी मां को एक यूनिक जहर दिया गया था, इसका इलाज सिर्फ स्पिराई के अंदर के स्नो वॉश गू से हो सकता है। उसने सबकी ना मानते हुए अकेले हाई पॉइजन ग्रासलैंड में कदम रखा। साई, इसी वजह से वुल्फ किंग मारा गया। हाँ, ये मामला शुरू से आखिर तक एक बहुत बड़ी साजिश थी। वुल्फ किंग के दुश्मन हातुगू ने यह प्लान बनाया था। हातुगू वुल्फ किंग को मारना चाहता था, लेकिन वो भी कोई कम नहीं था। उसने हातुगू के सारे डाकुओं को मार गिराया और ग्रासलैंड के लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द खत्म कर दिया। लेकिन इस हीरो के लिए अफसोस है, वुल्फ किंग चैंग शनयिन, उसने पॉइजन ग्रासलैंड में अपनी जान गंवा दी। चैंग शानयिन, तुम वुल्फ किंग चैंग शानयिन हो? ये सोचते ही गे याओ ने अपना मुंह खोला, फैंग युआन को घूरते हुए। ओ, तुम भी चांग शनयिन के बारे में जानती हो? फैंग युआन ने हल्के से जवाब दिया और ढूंढना जारी रखा। लेकिन गे याओ ने झट से अपना सर हिलाया। नहीं, हो ही नहीं सकता। उसकी उम्र को देखते हुए अब तक अगर चांग शनयिन जिंदा होता तो वो कम से कम 40 साल का होता। वो तुम्हारे जितना जवान कैसे हो सकता है? ऊपर से तुम्हारा लुक और एक्सेंट एकदम अलग है। तुम चांग शनयिन नहीं हो। ही, अगर मैं चांग शनयिन नहीं हूं तो कौन हूं मैं? हाँ, सही कहा, तुम हो कौन? तुम एक मारे हुए गू मास्टर की नकल क्यों कर रहे हो? गे याओ का दिमाग सवालों से भरा था। अचानक उसकी एड़ी चमक उठी। रुको, भले ही चांग शनयिन के मरने के बाद उसकी मां भी जहर से मर गई, लेकिन वो शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और काफी टैलेंटेड इंसान है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम चांग शनयिन के बेटे हो? फैंग युआन हंसा। जैसे ही वो जवाब देने वाला था, उसने अपने कानों के पास एक अजीब आवाज सुनी। ये आवाज पुराने पहियों के जमीन पर लुढ़कने जैसी थी। इस आवाज के साथ पर्पल कोहरे में एक बड़ा सफेद हड्डियों का पहिया सामने आया। ये 2 आदमियों जितना ऊंचा था, 1.5 मीटर चौड़ा। इसका शरीर सफेद हड्डियों से बना था। गाड़ी की सतह पर तेज हड्डियों के कांटे बाहर निकले हुए थे। पहिए के स्पोक पर एक बड़ी सी खोपड़ी थी। खोपड़ी के डरावने आई सॉकेट्स में खून जैसे लाल शोले जल रहे थे। संभाल के, ये हातुगू का रैंक 5 गू है, बैटल बोन व्हील। फैंग युआन ने बस वॉर्न ही किया था कि पहिया तेजी से आगे बढ़ा, एक जबरदस्त ऑरा के साथ कुचलने के लिए। गोल्डन ड्रैगन गू। फैंग युआन ने अपने हाथ से धक्का दिया और ड्रैगन दहाड़ा, पहिए से टकरा गया। पहिया कानपा गोल्डन ड्रैगन को आसानी से टुकड़ों में तोड़ दिया और फैंग युआन पर अटैक करना जारी रखा। फैंग युआन ने झट से अपने हड्डियों के पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। लेकिन पहिया भी जमीन से उठकर हवा में उड़ गया। गोल्डन कोड गू। फैंग युआन जानता था कि वो बच नहीं सकता और उसने इसका सामना करने का फैसला किया। बम। वो उड़कर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने से उसका शरीर सड़ते हुए घास से ढक गया। स्वूश स्वूश स्वूश। 3 स्पाइरल वाटर एरोज ने लगातार पहिए पर अटैक किया। सफेद हड्डियों का पहिया जमीन पर गिरा, कीचड़ उछाल गया। उसने फैंग युआन को छोड़ दिया, अपना टारगेट गे याओ की तरफ मोड़ लिया और उसकी तरफ लुढ़क पड़ा। गे याओ ने झट से वाटर ट्रेस गू एक्टिवेट किया, अपने वाटर आर्मर को बुलाया और बचकर अटैक करने लगी। फैंग युआन भी जल्दी से पहुंच गया और उसकी मदद करने लगा। ये एक मुश्किल लड़ाई थी। दुश्मन एक रैंक 5 गू था, यह हातुगू का कोर गू था। हातुगू के मरने के बाद यह एक जंगली गू बन गया और सफेद हड्डियों को खाने लगा। व्हाइट बोन व्हील का अटैक बहुत खतरनाक था, यह अक्सर अपने दुश्मनों को कीमा बना देता था। फैंग युआन दबा हुआ था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ कम हो गई थी। वो कोई रैंक 5 गू भी नहीं लाया था, वो व्हाइट बोन व्हील का सीधा सामना नहीं कर सकता था। उसका ओरिजिनल प्लान व्हाइट बोन व्हील से बचने और चांग शनयिन की लाश ढूंढने का था। लेकिन गे याओ की मदद से उसने अपना प्लान बदल दिया और लड़ने का फैसला किया। 4 घंटे तक लड़ने के बाद फैंग युआन के बनाए काइटिंग टैक्टिक का इस्तेमाल करके दोनों ने व्हाइट बोन व्हील की कम अकाल का फायदा उठाया, बारी बारी से ब्रेक लिया और आखिरकार व्हाइट बोन व्हील को गिरा दिया। जैसे ही लड़ाई का फैसला हुआ, फैंग युआन ने दोनों हाथ व्हाइट बोन व्हील पर रखे, अपनी विल और प्राइमिवल एसेंस यूएस में भेजते हुए। व्हाइट बोन व्हील एक रैंक 5 गू था, भले ही उसके पास रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू द, वो उससे तुरंत रिफाइन करने में मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन पहिया दरारों से भरा था, वो टूटने ही वाला था, डिस्ट्रॉय होने से बस एक कदम दूर था। फैंग युआन की 100 मैन सोल के साथ उसके पास काफी मेंटल एनर्जी थी और अपनी पक्की विल के साथ उसने लगातार यूएस में प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट की। 15 मिनट गुजारने के बाद आखिरकार उसने उसे काबू कर लिया। रैंक 5 गू हासिल हुआ। चैप्टर 431, चैंग शानयिन्स डेथ।
फैंग युआन का दिमाग अपने अपचर में घुसा। व्हाइट बोन व्हील उसके अपचर में घुसने के बाद उसके ट्रू गोल्ड प्राइमीवल सी की लहरों पर तैरने लगा, आधा डूबा और आधा तैरता हुआ, एक बेजान सा रूप दिखा रहा था। गू वॉर्म्स नेचुरली चोटिल होते हैं, डैमेज होते हैं या मर भी जाते हैं। यह व्हाइट बोन व्हील बर्बादी की कागार पर है और अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक मेन बोन बैम्बू गू ढूंढकर उससे घोस्ट फायर गू के साथ मिलाकर रिपेयर ना करूं। फैंग युआन ने अपने दिल में सोचा, कई हीलिंग गू होते हैं जो इंसानी शरीर के लिए नहीं बने होते। कुछ गू, जैसे वुल्फ स्मोक गू, खास तौर पर भेड़ियों के घाव ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरे गू, जैसे पिग आयन गू चेन्स और गोल्डन सेंटिपीड को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोन बैम्बू गू गोस्ट फायर गू के साथ मिलकर व्हाइट बोन व्हील का डैमेज ठीक कर सकता है ताकि वो फिर से काम कर सके। वैसे बैटल बोन व्हील गू की बात करें तो ये काफी फेमस है क्योंकि इससे रैंक 8 डिमोनिक गू इमॉर्टल शेन जियाओ इस्तेमाल करता था। उससे प्राउड बोन डेमन लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था। उसका टैलेंट कमाल का और हैरान कर देने वाला था। जब वो रैंक 6 गू इमॉर्टल बना, उसके पास रैंक 6 गू नहीं था। उसने एक किलर मूव बनाया जिसका नाम था व्हाइट बोन चैरियट। व्हाइट बोन चैरियट कई रैंक 5 गू से बना था, जैसे व्हाइट बोन व्हील, और इसकी पावर एक रैंक 6 गू के बराबर थी। अपनी इस इंजीन्यूटी की बदौलत शेन जियाओ रैंक 8 रेल्म तक पहुंचा और अपने किलर मूव व्हाइट बोन बैटलफील्ड को दुनिया में मशहूर कर दिया। ये एक ऐसा किलर मूव था जो 3 इमॉर्टल गू की पावर को मिलता था। ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। उसने इसका इस्तेमाल करके दुनिया पर राज किया, अनगिनत गू इमॉर्टल्स को मारा, उसका खौफनाक नाम दूर दूर तक फैल गया और उसने राइचस पथ को लाचार कर दिया था। साई, मैं कब ऐसे स्टेज तक पहुंचूंगा? अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन लगभग 500 साल जिया और एक रैंक 6 गू इमॉर्टल बना, रैंक 7 से बस एक कदम दूर। जब उसने बाद में स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिफाइन किया तो उस पर राइचस पथ ने हमला कर दिया और उसने खुद को उड़ा लिया। जब भी वो ब्लड सी एंसेस्टर, प्राउड बोन डेमन लॉर्ड, सोल स्पेक्टर डेमन वेनरेबल के बारे में सोचता, ये सब कमाल के कैरेक्टर्स द फैंग युआन इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता था। आज के जमाने में जीने वाले आदमी को मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, इस दुनिया के बंधनों से आजाद, बिना किसी चिंता के काम करते हुए, जिससे नफरत करूं उससे मार दूं। जब मेरा दिल बुरा हो, मैं सबको मार दूं, और जब मैं नेक हूं तो दुनिया को आशीर्वाद दूं। दुनिया मेरे इमोशंस के हिसाब से चले, मैं हर चीज पर राज करूं, कोई भी दुश्मन जो मेरा विरोध करे, मेरे पैरों तले कुचला जाए। ओ, यह है असली आजादी, एक खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी। फैंग युआन ने दिल से आ भरी और अपनी जेब से एक ब्राइट पर्ल गू निकला। ब्राइट पर्ल गू अब धूल से सना था, उसकी रोशनी फीकी पड़ गई थी। उसके अंदर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल सील था, इमॉर्टल गू की ऑरा भी कमजोर पड़ रही थी। फैंग युआन ने डार्क टॉस गू निकला। ये गू और डस्टी गू लगभग एक जैसे दिखते थे, रेशम के कीड़े के कोकून जैसा शेप, बस ये गहरे काले रंग का था। फैंग युआन ने अपनी प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर की, काला रेशम का कोकून हिला, उसमें से 10 टेंड्रिल्स निकले, सांपों की तरह बाल खाते हुए, और ब्राइट पर्ल गू पर चढ़ गए। बस थोड़ी ही देर में ब्राइट पर्ल गू एक काले रेशम के कोकून से घिर गया। इसको अंधेरे में मोती फेंकना कहते हैं। ये 5 रीजन्स की लड़ाई के दौरान डेवलप किया गया था, गू वॉर्म्स की ऑरा को पूरी तरह से छुपाने के लिए। इसके कारण फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की ऑरा और भी फीकी पड़ गई। वॉरियर चैंग शन येन, तुम इस खूबसूरत जड़े तितली को सील करने की कोशिश कर रहे हो? गेयाओ साइड में खड़ी थी और धीरे धीरे फैंग युआन का इरादा समझ गई। फैंग युआन ने उससे एक रहस्यमयी मुस्कान दी और काले मोती को अपनी जेब में रख लिया और बैटलफील्ड की रिसर्च में डूब गया। यह बैटलफील्ड 20 साल पहले बना था, चांग शन यिन और हातू गू के बीच की लड़ाई के बाद। चांग शन यिन एक रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर था, जबकि हातू गू पहले से हाई एक रैंक 5 इनिशियल स्टेज गू मास्टर था जो अपने साथ एक बड़ा गिरोह भी रखता था। दोनों बचपन के दोस्त थी, लेकिन उन्हें एक ही औरत से प्यार हो गया। औरत ने आखिर में चांग शन यिन को चुना और तब से हातू गू जलन की आग में जलने लगा। इससे उन दोनों के बीच एक ना खत्म होने वाली दुश्मनी पैदा हो गई, एक ऐसी नफरत जो सिर्फ एक दूसरे के खून से ही धुल सकती थी। हातू गू ने चांग शन यिन की मां को जहर देने के बाद स्नो वॉश गू ढूंढने के लिए वो भेड़ियों के झुंड को जहरीले मैदानों में ले गया। मैदानों में पहुंचकर चांग शन यिन ने वहां एक घाट लगाई। जब हातू गू अपने डाकुओं के गिरोह के साथ आया तो हर तरफ से भेड़ियों के बड़े झुंडों ने हमला कर दिया। ये मौत तक की एक कड़वी लड़ाई थी जो सूरज डूबने तक चली। आखिर में सारे भेड़िए मारे गए, साथ ही सारे घुड़सवार डाकू भी,
जो या तो मारे गए या भाग गए। चांग शन यिन अपनी हद पर था और हाथू गू की प्राइमेवल एसेंस खत्म हो चुकी थी। दोनों ने अपने खाली हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों आदमी तब तक लड़ा जब तक उनकी ईल लाल नहीं हो गई और उन्होंने फायदा उठाने के लिए अपने आसपास की हर चीज का इस्तेमाल किया। वो एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहे, दांतों से काटते, हाथों से नोचते, जब तक उन्होंने अपनी सारी ताकत खत्म नहीं कर दी और जमीन पर गिर पड़े। सांस लेने के लिए भी मुश्किल से ताकत बची थी। जानलेवा दुश्मन, जो कभी बहुत करीबी दोस्त एक दूसरे से बस 2 या 3 कदम दूर, लेकिन वो बस हौंफ सकते थे और एक दूसरे को घूर सकते थे। वो ताकतवर गू मास्टर्स एक नेक हीरो, दूसरा एक शैतानी राक्षस, फिर भी दोनों ने अपनी ताकत खो दी थी। इस पल में दोनों एक बच्चे की तरह कमजोर थे। अगर एक खरगोश दौड़ता हुआ आता और उनका चेहरा ढक लेता तो उनका दम घुट जाता। वो डेडलॉक में थे जब अचानक हाथू गू जोर से हंसने लगा। आखिरकार वो एक रैंक 5 गू मास्टर था और उसकी प्राइमेवल एसेंस रिकवरी रेट चांग शन यिन से तेज थी। उसकी प्राइमेवल एसेंस पहले रिकवर हुई, इतनी कि वो एक जहरीला हड्डियों का भाला चला सके। हड्डियों के भाले को अपनी तरफ आते देख चांग शन यिन की ईर्ष्या फैल गई, जैसे उसमें एक चमत्कारी ताकत आ गई हो। अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके वो अपना आधा शरीर मोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन जहरीला हड्डियों का भाला, जो उसके सिर पर निशाना लगाया गया था, अभी भी उसके सीने में घुस गया। दर्द की शिद्दत ने चांग शन यिन को दहाड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वुल्फ स्ट्रेंथ गू पर भरोसा करके अपनी ताकत बढ़ाते हुए उसने हड्डियों के भाले को तोड़ दिया और उसे अपने हाथ में कास के पकड़ लिया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को हाथू गू की तरफ घसीटा। आखिर में चांग शन यिन ने जहरीला हड्डियों का भाला लिया और उससे हाथू गू की आंख में घोंप दिया, अपने जानलेवा दुश्मन की जिंदगी खत्म कर दी। भले ही चांग शन यिन जीत गया था, हड्डियों के भाले का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। अपनी सारी प्राइमेवल एसेंस जो उसने अभी रिकवर की थी, उसका इस्तेमाल करके उसने वुल्फ फीटस बैरियल गू को एक्टिवेट किया। इस गू में 108 अलग अलग प्रजातियों की प्रेग्नेंट मादा भेड़ियों का इस्तेमाल होता था और इसकी स्पेशलिटी एक जान बचाना थी। अगर उनकी एक सांस भी बची हो तो यूजर को बचाया जा सकता था। चांग शन यिन ने गू का इस्तेमाल किया, जमीन में घुस गया और सो गया। लगभग 30 साल बाद एक रैंक 3 गू मास्टर मा होंगयून भेड़ियों के एक झुंड से बचने के लिए बैटलफील्ड पर आ पहुंचा। अपनी लाचारी में उसने इत्तेफाक से दफन किए हुए चांग शन यिन को ढूंढ लिया। मा होंगयून ने चांग शन यिन को बचाने के बाद उसने न सिर्फ भेड़ियों को भगाने में उसकी मदद की, बल्कि उससे 4 महान जनरल्स में से एक बनने में भी मदद की। भविष्य में ग्रासलैंड में पावर के लिए संघर्ष में चांग शन यिन ने अनगिनत योगदान दिए और मा होंगे, जो एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था, इंपीरियल कोर्ट का मालिक बन गया। चांग शन यिन ने जिंदगी के उतार चढ़ाव दोनों देखे। उसकी कहानी काफी लेजेंडरी थी। उसकी कहानी पूरे नॉर्थ में फैल गई, ये कोई राज नहीं था। बाद में मा होंगयू की मदद से वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल बना, स्काई वुल्फ जनरल का टाइटल पाया और भी ज्यादा अथॉरिटी हासिल की। आखिरकार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आक्रमण का विरोध करते हुए वो लड़ाई में मारा गया और उसके वंशजों ने उसकी बायोग्राफी आगे बढ़ाई। यही वजह है कि फैंग युआन उसकी हिस्ट्री के बारे में इतना जानता था। मिल गया। उसकी लंबी तलाश आखिरकार खत्म हुई। फैंग युआन आगे बढ़ा और घास पर एक बड़ी भेड़िए की पूंछ मिली। मिट्टी से सानी भेड़िए की पूंछ जहरीले घास से ढकी थी और मुश्किल से दिख रही थी। अगर फैंग युआन की लगन और ध्यान से की गई तलाश नहीं होती तो इससे ढूंढना नामुमकिन होता। असल में जब मा होंगयून भाग रहा था, वो इस भेड़िए की पूंछ से टकरा गया था। जब उसने भेड़िए की पूंछ खींची, उसने न सिर्फ चांग शन यिन को बचाया बल्कि खुद को भी। फैंग युआन इमोशन से भरा हुआ था। उसने भेड़िए की पूंछ पकड़ी और जोर से बाहर खींचा। अचानक जमीन हिली और एक विशाल मादा भेड़िए का शरीर जमीन से बाहर निकला। उसकी एयर बैंड थी, पूरा शरीर पर्पल फर से ढका था और पेट सफेद था। ये बहुत बड़ा था, लेते हुए भी ये एक इंसान से लंबा था। ये याओ दौड़कर पास आई। उसका चेहरा हैरानी से लाल था। ये कौन सा भेड़िया है? ये इतना बड़ा क्यों है? ये एक मादा भेड़िया लगती है। इसका पेट देखो, ये जरूर प्रेग्नेंट होगी। ये भेड़िया नहीं, ये एक गू है, फैंग युआन ने कहा, मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू से एक तेज चाकू निकालते हुए। उसने भेड़िए का पेट काट दिया, एक लंबा घाव बन गया। तुरंत भेड़िए का फूला हुआ पेट फट गया और बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड खून के साथ मिलकर पूरी जमीन पर बह गया। फैंग युआन का निचला हिस्सा पूरा भीग गया। गे याओ ने जो हो रहा था देखा और गुस्से से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गई।
फिर उसने हैरानी से अपना मुंह खोला, चिल्लाते हुए, भेड़िए के वूम के अंदर एक आदमी क्यों है? जैसे हाई एमनियोटिक फ्लूइड बीता रहा, एक इंसान भी बाहर आया। ये असली चैंग शान येन था। उसकी ईड़ बैंड थी और उसका शरीर घावों से भरा था, खासकर वो हिस्सा जहां आधा हड्डियों का भाला घुसा हुआ था। वो गाढ़े एमनियोटिक फ्लूइड से ढका हुआ था, उसके चेहरे पर बहुत दर्द था और उसकी स्किन हरी थी। फैंग युआन झट से नीचे झुका और अपने हाथ बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि वो चांग शनयिन के घावों को देख रहा है, लेकिन असल में उसने चुपके से चांग शनयिन की गर्दन दबा दी। बेचारा चांग शनयिन, एक हीरो जो अपने दुश्मन को मारने में कामयाब रहा और अपने गू वर्म का इस्तेमाल करके 20 साल और जिया। लगभग 10 साल बाद उसका किस्मत का मालिक प्रकट होता और उससे बचता। लेकिन अब जब फैंग युआन ने कदम रखा था, इस आदमी का भविष्य, मशहूर स्काई वुल्फ जनरल और भविष्य का रैंक 7 गू इमॉर्टल मारा गया। चांग शनयिन बेहोशी में ही मर गया, विरोध करने में असमर्थ, बस एक हल्की सांस छोड़ते हुए। जब फैंग युआन ने उससे मारा, उसका शरीर हिला तक नहीं। कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेहोश था, वो अपने गू वॉर्म्स को सेल्फ डेटोनेट नहीं कर सकता था। फैंग युआन का दिमाग अपने अपर्चर में घुसा और तुरंत अंदर कई टॉर्टस ब्रेथ गू माइल। टॉर्टस ब्रेथ गू एक स्टोरेज गू था, ब्राइट पर्ल गू की तरह। ये गू वॉर्म्स को सील करने के लिए इस्तेमाल होता था। चांग शनयिन ने भेड़िए के पेट में घुसने से पहले अपने गू वॉर्म्स को भूख से मरने से बचाने के लिए उसने अपने गू वॉर्म्स को एक एक करके टॉर्टस ब्रेथ गू में सील कर दिया था। वो रैंक 4 गू द अंडे के आकार के पत्थरों जैसे और मुट्ठी से थोड़े बड़े थे। पत्थरों की सतह पर निशान बने हुए द कछुए की खोल जैसे। By leaking the aura of the spring autumn cicada, Fang Yuan instantly refined these tortoise breath goo. उसने सारे कछुए बाहर निकाले और गे याओ की नजर के सामने उसने उन सबको एक एक करके तोड़ दिया ताकि अंदर के गू बाहर आ सके। कुल 8 गू इंस्लेवमेंट पाथ के द सभी कीमती रैंक 4 गू वॉर्म्स थे। उनमें से कुछ तो आम रैंक 5 गू से भी ज्यादा कीमती थे। चांग शनयिन ने इस कलेक्शन को बहुत ध्यान से अरेंज किया था और इस गू के सेट के साथ उसने नॉर्दर्न प्लेन्स में अपनी रेप्यूटेशन बनाई थी। इस गू के सेट का इस्तेमाल करके उसने पहले रैंक 5 गू मास्टर्स को मारा था और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की मदद से वो सब फैंग युआन की मिल्कियत बन गए। और अब मेरे पास आखिरकार नॉर्दर्न प्लेन्स से रैंक 4 गू का एक बेहतरीन सेट है। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आई। चैप्टर 432 ह्यूमन स्किन गू। लेकिन सिर्फ गू वॉर्म्स हासिल करना हाईफैंग युआन के सफर का पूरा मकसद नहीं था। सारे गू वॉर्म्स को अपने अपचर में रखने के बाद उसने अपना ध्यान चांग शनयिन की लाश पर लगाया। उसने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हुए। ये तो पहले ही मर चुका है ना? गे याओ ने उसके पास खड़े होकर पूछो, कंफ्यूज दिख रही थी। एक जिंदा इंसान को डिटॉक्सिफाई करना समझ में आता है, लेकिन एक लाश को डिटॉक्सिफाई करने का क्या मतलब? फैंग युआन ने उससे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उससे कहा, देखना बैंड करो, अपने क्लींजिंग गू का इस्तेमाल करो और मदद करो। फैंग युआन और गे याओ ने बारी बारी से काम किया। धीरे धीरे चांग शनयिन की लाश का जहर कम होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं, ये चांग शनयिन है? ये तुम्हारे पिता हैं? गे याओ को अचानक एहसास हुआ और उसने फैंग युआन की तरफ एक सवालिया नजर डाली। नहीं, चांग शनयिन का बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स का रहने वाला है। तुम्हारे लुक को देखकर तुम साफ साफ एक बाहरी हो। फैंग युआन ने ठंडा सा हम किया, बिना किसी एक्सप्रेशन के कहते हुए, मैंने तुमसे कहा था, मैं चांग शनयिन हूं। जैसे ही उसके शरीर से जहर निकला गया, चांग शनयिन की स्किन की सतह धीरे धीरे अपने नेचुरल रंग में लौटने लगी। जहर के कारण आने वाला वो बुरा हरा रंग गायब हो गया। फैंग युआन ने यह देखकर कि क्लींजिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लड़की को पीछे हटने के लिए कहा। उसने चांग शनयिन के कपड़े उतारे और उन्हें पानी से धोया। तुम इसकी बॉडी वापस ले जाना चाहते हो? गे याओ ने अनुमान लगाया। लेकिन फैंग युआन के अगले एक्शंस ने तुरंत उसके अनुमान को गलत साबित कर दिया। उसने देखा कि फैंग युआन ने अपने अपचर से काली चींटियों का एक दाल निकला। फैंग युआन ने अपनी प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट की और काली चींटियां तुरंत चांग शनयिन की पीली और नंगी लाश की तरफ बढ़ी और उससे खाना शुरू कर दिया। काली चींटियां चांग शनयिन के पूरे शरीर पर चढ़ गई, उसकी सारी स्किन को अपने पेट में निगल लिया, लाश को मांसपेशियों के एक झंझट में बदल दिया और शरीर को पहचानने के लायक नहीं छोड़ा। गे याओ ने जो हो रहा था देखा और उल्टी करने की इच्छा को रोका। फैंग युआन ने चींटियों के काम खत्म होने के बाद उन्हें कलेक्ट किया, एक बीज निकला और उससे जमीन में बो दिया। जैसे ही उसने अपनी प्राइमेवल एसेंस डाली, बीज एक दिखने वाली रेत से बढ़ने लगा,
जड़ें फैली, अंकुर फूटा और एक खूबसूरत फूल में खिल गया। फूल पूरी तरह से खिला हुआ था, फिर भी ये काफी अजीब था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये स्किन की एक झिल्ली से ढाका हो, जैसे मुंह के अंदर का मांस। अंदर की पंखुड़ियों में भी छोटे छोटे आरी जैसे दांतों की एक लाइन थी। काली चींटियां एक ग्रुप में जमा हो गई, फूल पर चढ़ी और फूल के कोर में घुस गई। फूल फिर से बैंड हो गया, उसके आरी जैसे दांत तेजी से घूमने लगे। जैसे ही दांत एक दूसरे से रगड़े, एक गूंजती हुई आवाज आई और पूरा फूल कांपने लगा। फैंग युआन ने एक और गू वर्म निकला, जिससे गे याओ पहचान नहीं पाई। गू एक रंग बिरंगी आग में बदल गया और फूल के ऊपर जुड़ गया। फूल आग में जलते हुए तेजी से बाल खाने लगा, एक तीखी चीख निकलते हुए। फूल की चीख इतनी तीखी थी कि उसने गे याओ को अपने कान ढकने और कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस पॉइंट पर लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये अजीब तरीका डिमोनिक पाथ की महक दे रहा था। गे याओ का रंग पीला पड़ गया और जब उसने फैंग युआन को देखा तो उसने देखा कि उसका चेहरा नहीं बदला था, वहीं खड़ा था। उसकी दोनों आंखें चमक रही थी जब वो फूल पर ध्यान दे रहा था। खुल जा! अचानक फैंग युआन की दोनों आंखों में से एक रोशनी का धमाका निकला जब वो जोर से चिल्लाया। फूल के कोरोला में एक छोटी सी दरार खुली, जिससे रंग बिरंगी आग अंदर जा सकी। उसके बाद पूरा फूल अचानक फट गया और एक गू वर्म उड़कर बाहर निकला। गू वर्म का रंग रंग बिरंगा था, लगातार बदल रहा था, कभी पीला हरा और कभी खूनी बैंगनी, एक धुएं जैसे कोहरे की तरह जो ऊपर उठ रहा था। ह्यूमन स्किन गू रिफाइनमेंट आखिरकार पूरी हो गई। फैंग युआन ने इससे देखकर एक राहत की सांस ली। फिर उसने सोचा, अपने एपर्चर से एक पुराना रिमूवल गू निकला जो एक ठंडी हवा में बदल गया। हवा एपर्चर से बाहर उड़ी, फैंग युआन के पूरे शरीर पर बह गई, उसकी स्किन, टेंडन्स और हड्डियों में समा गई। फैंग युआन ने पहले 3 गू इस्तेमाल किए थे, एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन, एसेंस आयरन बोन्स और गोल्डन स्टील टेंडन्स, अपने शरीर को मॉडिफाई करने के लिए, और अब वो सब धुल गया। फिर मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू से उसने एक तेज खंजर निकला। आगे का सीन थोड़ा खूनी होने वाला है, तुम्हें अपनी इन बैंड कर लेनी चाहिए। खंजर को हाथ में पकड़े हुए उसने गे याओ को चेतावनी दी। गे याओ ने जल्दी से एक सांस ली, फैंग युआन को कंफ्यूजन में देखते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाए। फिर अगले हाइपैल लड़की की एडी की पुतलियां सिकुड़ गई, उसके दोनों हाथ उसके मुंह पर द, वो अपनी घबराहट भरी चीख को दबा नहीं पाए। उसके डर भरी नजर के नीचे फैंग युआन ने खंजर को अपने सीने की तरफ किया और हल्के से काट दिया। स्विश! उसने खुद को गर्दन से लेकर पेट तक काट लिया था। फिर भी अजीब बात थी, उसका खून बाहर नहीं बह रहा था, उसने पहले से हाई एक स्टॉन्च ब्लीडिंग गू तैयार रखा था। उसके बाद फैंग युआन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के खंजर को अपने शरीर के बीच में काटा, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सीने की स्किन को खींचा। लड़की ने इस भयानक रूप से हिंसा भरे सीन को देखकर बार बार पीछे हटना जारी रखा, उसका पूरा चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। फैंग युआन ने दर्द सहने के लिए अपने दांत भींचे और अपने दिमाग के इशारे पर वो रंग बिरंगा धुआं जो हवा में तैर रहा था, उसके पूरे सीने को ढक लिया। सिजो! अजीब आवाज के बीच फैंग युआन का नंगा और खूनी सीना एक नई स्किन की परत से ढक गया। अजीब बात यह थी कि भले ही स्किन अभी अभी उगी थी, उसमें बच्चे जैसी कोमलता नहीं थी, बल्कि उसमें पुरानी स्किन जैसी पीली ठोसता थी। फिर फैंग युआन ने प्रोसेस रिपीट किया, अपने हाथों और पैरों की स्किन को छीला, उन्हें पूरी तरह से हटाकर एक नई स्किन की परत उगने के लिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं? गे याओ धीरे धीरे समझ सकती थी कि क्या हो रहा है, और वो हैरान रह गई। जब वो अपनी पीठ की स्किन छील रहा था, फैंग युआन को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से वो कामयाब हो गया। आखिरकार सबसे क्रिटिकल हिस्से का वक्त आया, चेहरा। फैंग युआन एक पल के लिए रुका, थोड़ा आराम किया, फिर अपना खंजर उठाकर उसने उसकी नोक को अपनी पलक पर रखा। गे याओ पूरे कांपते हुए शरीर से देख रही थी, फिर भी फैंग युआन के हाथ लोहे से बने हुए जैसे स्थिर द, उसका हर एक्शन प्रिसाइज और सूक्ष्म था। उसने पहले अपनी पलकें काटी, फिर अपनी आई सॉकेट्स, चाकू की नोक घूमकर उसके कान तक पहुंची और उसके गाल से उसकी ठुड्डी तक गई। अपनी ठुड्डी पर घूमकर उसने दूसरी तरफ भी वही किया और आखिरकार एक सर्कल पूरा किया। आगे गे याओ ने फैंग युआन को अपना चेहरा हटाते हुए देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके पैर कमजोर पड़ गए। रंग बिरंगा धूल फिर से उड़कर आया और एक नई स्किन की परत उगाई। उसके बाद फैंग युआन ने अपनी गर्दन, कानों और स्कैल्प की स्किन के साथ भी वही किया। जब उसने अपना चेहरा गे याओ को देखने के लिए मोड़ा,
वो पहले ही एक नया इंसान बन चुका था, चांग शनयिन का रूप धारण किए हुए। मैंने तुमसे कहा था, मैं चांग शनयिन हूं, उसने एक सादे टोन में कहा। गे याओ ने फैंग युआन को विश्वास न करते हुए देखा। उसने सच में एक परफेक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सेंट में बात की थी। ऑफकोर्स फैंग युआन नॉर्दर्न एक्सेंट में बात कर सकता था, उसने बस पहले ना करने का चुनाव किया था। तुम उसकी उंगली फैंग युआन की तरफ इशारा कर रही थी। उसका शरीर जोर से कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके एक्सप्रेशन में दहशत भरी हुई थी। फैंग युआन ने मन ही मन नफरत से हंसा। इंसानी शरीर बस मांस का एक थैला है, मैं बस थैला बदल रहा था, इतना हंगामा करने का क्या मतलब था? सुंदर और बदसूरत कहलाने वाली चीजें ऊपरी और कमजोर हैं। अगर ये अर्थ होती जहां लोगों के पास पावर्स नहीं हैं और इमोर्टल पाथ काटा हुआ है, तो ठीक है। बट इन दिस वर्ल्ड ओनली इटर्नल लाइफ इज वर्थ परस्यूइंग। यह ह्यूमन स्किन गू 100 साल बाद 5 रीजन्स की केओटिक बैटल के दौरान गू मास्टर्स द्वारा डेवलप किया जाएगा। इससे गू मास्टर्स चालाकी से खुद को किसी और के रूप में भेस बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उनका चेहरा एकदम वैसा ही होता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कई गू मास्टर्स ह्यूमन स्किन गू का इस्तेमाल करके दुश्मन के हेडक्वार्टर्स में गहराई तक घुसने में कामयाब रहे, जिससे गुप्त हत्याएं और बड़े पैमाने पर बर्बादी हो सकी। इसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की मिलिट्री पावर को बहुत बढ़ा दिया था, जिससे बाकी 4 रीजन्स में घबराहट और एक दूसरे पर शक पैदा हो गया था। अपनी हालत से डरी हुई खूबसूरत लड़की पर कोई ध्यान ना देते हुए फैंग युआन वहीं खड़ा रहा और अपने हाथों को ईरी के लेवल पर लाकर उन्हें ऑब्जर्व करने लगा। ए फ्लैट तक उसके हाथ पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके फिंगरप्रिंट्स और हाथ की लकीरें एकदम चांग शनयिन जैसी थी। फिर उसने अपना सीना महसूस किया। उसका सीना पहले चिकना और सपाट था, लेकिन अब उस पर सीने के बाल जो उसके गले से नीचे उसके क्रोंच तक फैले हुए थे। उसने अपनी नाक महसूस की, एक नॉर्दर्न आदमी की सख्त नाक। फिर उसने अपने खुरदुरे गाल महसूस किए। उसने एक आईना निकला और अपने फीचर्स को देखा। उसका चेहरा पहले ही चांग शनयिन जैसा हो चुका था, यहां तक कि उसके बाल भी उसी स्टाइल में उगने लगे थे। बुढ़ापे के साथ आने वाले सफेद बाल भी पूरी तरह से रेप्लिकेट हो गए थे। ह्यूमन स्किन गू, इसका मतलब था कि इंसान की स्किन हाई गू वर्म का मेन इंग्रेडिएंट थी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। सिर्फ स्किन ही नहीं, बल्कि बाल, ईरी का रंग, उसकी हड्डियों का आकार और यहां तक कि पुराने घाव भी पूरी तरह से रेप्लिकेट हो गए थे। गे याओ ने फैंग युआन को देखा, ऐसा लगा जैसे एक मारा हुआ आदमी अभी अभी जिंदा हो गया हो। आखिर तुम हो कौन? उसने फैंग युआन को घूरा, पूरी तरह से सतर्क और चौकन्नी। फैंग युआन ने उससे एक मुस्कान दी, नरमी से कहते हुए, मैंने तुमसे कहा था, मैं चांग शनयिन हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी चीज देखी, मैंने इसे शुरू से आखिर तक अपनी आंखों से देखा है। और तुम एक बाहरी हो, हमारे नॉर्दर्न एक्सेंट में बात करना बैंड करो। लड़की चीखी, उसका एक्सप्रेशन लगभग पागलों जैसा दिख रहा था। फैंग युआन ने उसे एक समझदार नजर से देखा, उसके चेहरे पर उम्र के साथ आने वाली गहरी समझ दिख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली जो बहुत इमोशन से भरी थी। छोटी लड़की, फिक्र मत करो, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं चांग शनयिन हूं, शुरू से आखिर तक मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तो जो अभी हुआ उस कैसे समझाओगे? लड़की ने पूछो। फैंग युआन की एक ऊपर उठी, लड़की को इग्नोर करते हुए, और आसमान को देखा। उसका एक्सप्रेशन खोया हुआ था जब वो एक यादों भरी टोन में बोला, छोटी लड़की, क्या तुमने कभी सोल सीजर के बारे में सुना है? सोल सीजर? गे याओ का चेहरा ब्लैंक था, उसकी इंग में कंफ्यूजन झलक रहा था और उसकी टोन अनिश्चित थी। तुम्हारा मतलब, जब एक शरीर पर किसी दूसरी आत्मा का कब्जा हो जाता है? फैंग युआन ने धीरे और नरमी से समझाया, लगता है तुमने इसके बारे में पहले सुना है। हाँ, तुम सही हो, मैं मरने की कगार पर था, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे पास अपनी आत्मा के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। पॉइजन ग्रासलैंड में साल भर बादल छाए रहते हैं और सूरज नहीं दिखता, जिससे मेरी आत्मा आज़ादी से घूम सकी। मैं पूरे 20 साल तक भटकता रहा, जब तक मैं एक बाहरी गू मास्टर के शरीर पर कब्जा नहीं कर सका। जब मैं अपने गू वर्म के साथ वापस टेलीपोर्ट कर रहा था, मैं इत्तेफाक से तुमसे मिल गया। सच में? जो तुम कह रहे हो वो सच है? ही, अगर मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा होता, तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। तुम्हें अपने साथ यहां लाने का कोई कारण नहीं होता, या यहां तक कि तुम्हें लड़ना सिखाने का भी, है ना? ये तो सही है, लेकिन अगर मुझे तुमसे सावधान रहना होता, तो मैं तुम्हें ये सब चीजें देखने नहीं देता।
तुम एक नॉर्दर्न प्लेन्स की निवासी हो और मैं महान चैंग शन यिन हूं। मैं तुम जैसी लड़की के साथ कोई घटिया काम नहीं करूंगा। यह 20 साल बाद ही एक शरीर पर कब्जा क्यों कर पाया? इसलिए क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी नॉर्दर्न प्लेन्स के निवासी को मारना नहीं चाहता था। छोटी लड़की, क्या तुम एक बारी के लिए मुझ पर हमला करोगी? फैंग युआन की मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी, एक नेक टोन में बोलते हुए। चैप्टर एंड।